Bismillahirrahmanirrahim. The next topic that we are going to discuss in this course, Econometrics 1, is two variable regression, interval estimation and hypothesis testing. अब हमने इस चैप्टर में ये देखना है कि टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस में और मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में हमने इंटरवल एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कैसे यूज करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब यहाँ पर ये आएगा, या इंटरवल एस्टिमेट का मतलब ये आएगा कि अगर हमने अपने रिग्रेशन एस्टिमेट्स जिनको एस्टिमेट किया है उनको प्रॉपरली टेस्ट करना है बाय डिफरेंट टूल्स ऑफ significance test, that whether they are statistically significant or not, या इसको in other words हम ये कह सकते हैं कि are they significant to represent the population parameters or not। इस सिचुएशन में अगर तो वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जो भी हम इस पे टेस्ट अप्लाई करेंगे, जिनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे रिग्रेशन एनालिसिस के जो पैरामीटर्स हैं या एस्टिमेटर्स हैं दैट आर सिग्निफिकेंट, एंड सिग्निफिकेंट का मतलब होगा कि दे आर मीनिंगफुल इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। स्लाइड नंबर 2 पे अगर हम देखते हैं तो सबसे जो हमारे पास पहला टेस्ट आता है उसको हम कहते हैं द स्टैंडर्ड एरर टेस्ट ऑफ द लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेट्स। हम लोगों ने जब टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल को स्टडी किया था और हमने वहाँ पे उनके एस्टिमेट्स को फाइंड आउट किया था बीटा 1 बीटा 2 को, तो हमने साथ ही उनके स्टैंडर्ड एरर्स को भी एस्टिमेट किया था। स्टैंडर्ड एरर्स का बेसिक पर्पस जो होता है वो ये होता है कि हमें ये पता चल सके कि हमारे एस्टिमेटर्स सिग्निफिकेंट हैं भी या नहीं है। The least square estimates beta naught and beta 1 are obtained from a sample of observations on X and Y. So, since sampling errors are inevitable in all the estimates, so it is necessary to apply certain test of significance in order to measure the size of error and determine the degree of confidence in the validity of estimates. यहाँ पर क्योंकि हमने सैम्पलिंग स्कोप को यूज किया है इन ऑर्डर टू स्टडी द पॉपुलेशन, तो बहुत सारी सैम्पलिंग एरर्स ऐसे हैं जो कि अराइज होते हैं और उनको अगर हम मिनिमाइज करना चाहें उनका साइज ऑफ एरर, या अगर हम ये देखना चाहें कि हम किस हद तक कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा एस्टिमेटेड पैरामीटर जो कि फ्रॉम द सैंपल है इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, तो उसके लिए भी हम लोगों को डिफरेंट सिग्निफिकेंस टेस्ट अप्लाई करने होंगे। So there are several tests for this purpose, बहुत सारे टेस्ट हैं इस पर्पस के लिए। इस सेक्शन में अभी फर्स्ट सेक्शन में we will examine only one of them, that is known as the standard error test, which is very popular in applied econometric research। सबसे पहला तरीका जो है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड एरर टेस्ट का, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस मेथड है। This test helps us to decide whether the estimate beta naught or beta 1 are statistically different from zero। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर टेस्ट का, और यहाँ हमने जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कस करनी है वो है द स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ the betas we have estimated from the sample। Statistically different from zero होने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि उसका या बीटा नॉट अगर statistically different from zero है तो उसका population parameter actually zero नहीं है। अगर वो statistically different from zero नहीं है तो इसका मतलब है कि they are equal to zero, जिसका मतलब है कि हमारे पास true population parameter zero है और हम उसको wrongly interpret कर रहे हैं in terms of that estimated beta। So we can say that whether the sample from which they have been estimated might have come from the population whose true population parameters are zero। So we can say that if beta naught is equals to zero or beta 1 is equals to zero, तो formally हम अपना test start करेंगे with the formulation of null hypothesis and alternative hypothesis।
अब हमारे पास नल हाइपोथेसिस बन रहा है, क्योंकि हमने उसको डिफरेंट फ्रॉम जीरो से चेक करना है, तो सिंपली हमारा एच नॉट विल बी इक्वल्स टू बीटा आई इज इक्वल्स टू 0। किसी भी बीटा के लिए सेम नल हाइपोथेसिस रहेगा और सेम ही अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा। बी आई स्टैंड्स फॉर, अगर बीटा नॉट होगा तो इंटरसेप्ट की बात करेंगे, बीटा 1 होगा तो हम स्लोप फैक्टर की बात करेंगे, बीटा 3 तक चला जाएगा तो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में भी सेम रूल को हम फॉलो करेंगे। अल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर हम इसका बनाते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी नॉट इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि हमने कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है इन ऑर्डर टू गिव द सिग्निफिकेंट और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टुवर्ड्स द सैंपल हाइपोथेसिस। अब अगर हम लोग अपनी पूरी कंक्लूजन्स के बाद इस कंक्लूजन पर आते हैं, पूरी कैलकुलेशंस के बाद इस कंक्लूजन पर आते हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एज नॉट को, तो इसका मतलब है कि ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर में उसका साइज इज इक्वल्स टू 0 है। ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर अगर 0 हो जाएगा देन दिस शोज दैट कि उसका हमारे मॉडल में उस वेरिएबल का किसी किस्म का कोई रोल नहीं है, हमने उसको मिस इंटरप्रेट किया है और उसकी जो भी सैंपल वैल्यू हमने कंप्यूट की हुई है दैट इज मीनिंगलेस। अब क्योंकि हम सैम्पलिंग एरर्स को भी माइंड में रखेंगे तो इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल है कि हम नल को रिजेक्ट करें और ये कंक्लूड करें कि हमारे वेरिएबल्स आर हमारे पैरामीटर्स आर सिग्निफिकेंटली different from 0 है, equal to 0 नहीं, but the different from 0. Different from 0 means that positive, negative, any category come here. So the standard error test may be outlined as follows that we will discuss now. From the formulations or formulas of variances of beta naught, beta 1, we have to establish that we have to compute here standard errors of beta naught and beta 1. This has already been discussed in very detail while discussing the chapter 2 variable regression model, as well as in the multiple regression analysis. We have said that the variance of beta 1 is equals to sigma square divided by summation small x square, और उसका square root, positive square root will be done out as the standard error. Now we have to compare the standard deviation with the numerical values of beta naught and beta 1. अब हमारा टेस्ट क्योंकि बेस कर रहा है स्टैंडर्ड एरर टेस्ट है, तो स्टैंडर्ड एरर टेस्ट में हम उसको कंपेयर करेंगे विद द न्यूमेरिकल और एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ बीटा नॉट, बीटा 1, जिसका रूल ये है कि अगर हमारे पास इफ स्टैंडर्ड एरर इज स्मॉलर देन द हाफ ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर एस्टिमेट, for example, standard error of beta 1 is less than the half of the numerical value of beta 1, then we conclude that this estimate is statistically significant. This means that we reject the null hypothesis that our true population parameter is equals to 0. दोबारा से अगर हम इसको डिस्कस करें इन डिटेल तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि हमने स्टैंडर्ड एरर को एज हाफ एज होना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू के। न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ रही है 2.71, तो हमारा स्टैंडर्ड एरर अगर 1.2 है या 1.3 है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ बीटा इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर हमारे पास बीटा की वैल्यू आ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू 2.71, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ रहा है 1.8, तो 1.8 is more than half of the numerical value of beta. So in this case we have to accept the null hypothesis and ultimately we have to conclude that the estimate is not statistically significant. That is equivalent to the accepting the true population accepting the alternate hypothesis that the true population parameter beta 1 is different from 0 if, on the other hand, the standard error of the parameter estimate is greater than the half of its numerical value, then we have to conclude that the least square estimate is not statistically significant.
This means that we accept the null hypothesis that the true population parameter, say beta 1, is equals to 0. In arriving at this conclusion regarding the significance and non-significance of the beta, we have to use simply a two-tailed test at the 5% level of significance. इसको हम आगे testing of hypothesis में discuss करेंगे. But on a very shorter and basic level, हमने किसी भी estimate की significance को test करने के लिए उसका comparison करना है उसके standard error के साथ. अगर standard error उस numerical value के half से कम है तो हम उसको simply without any further testing हम conclude कर देंगे कि हमारा estimate statistically significant है. But in the other and opposite case, अगर हमारे standard error की value qualitative value या numerical value of beta के half से ज़्यादा है तो हम उसको clearly just at the first stage statistically insignificant declare कर देंगे. अब हमारे पास आती है कुछ economic interpretation of standard error test. Interpretation is that the something very important here. Economic interpretation का मतलब ये है कि अगर हम example करते हैं, start for example with a simple macroeconomic equation, Keynesian consumption function, in which we have said that consumption depends upon the disposable personal income, and equation comes at C is equals to A plus B Y. Y is the disposable personal income, B is the marginal propensity to consume, and A is that the autonomous level of consumption, या जिसको हम कह सकते हैं that is the intercept level of consumption है, या वो level of consumption है जो सबसे minimum है जो कि हमारे survival के लिए ज़रूरी है. इसका मतलब है कि according to this theory, according to this example, हमारे इक्वेशन में बीटा हमारे इक्वेशन में इंटरसेप्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और स्लोप फैक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है. अब अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमने उसको एस्टिमेट करना है और हमारे पास न्यूमेरिकल एस्टिमेट्स हमारे पास आते हैं बीटा नॉट एंड बीटा 1 एस्टिमेटेड, जिसको अब हमने चेक करना है. जनरल रूल ऑफ थंब हमने देखना है कि deciding whether the estimates beta naught and beta 1 are statistically reliable or not, कि क्या हमारी इक्वेशन आफ्टर चेकिंग आफ्टर टेस्टिंग हमारी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, इसको अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे. द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस हैज अ डेफिनेट इकोनॉमिक मीनिंग. इसके बहुत क्लियर इकोनॉमिक मीनिंग है. For example, namely the acceptance of the null hypothesis beta 1 is equals to 0 implies that the explanatory variable to which this estimate relates does not in fact influence this dependent variable y and should not include it in the function. अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मैंने भी कंजम्पशन फंक्शन की एग्जांपल को स्टार्ट किया है, तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि अगर मेरे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम जिसको मैंने बीटा 1 एस्टिमेशन से यूज रिप्रेजेंट किया है वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, तो मैं सिंपली ये कंक्लूड करूंगी कि हमारे पास इनकम इज नॉट एन इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ कंजम्पशन. सो वी कैन से दैट since the conducted test provide the evidence that the changes in the x leaves y unaffected, और इसका मतलब होगा कि इनकम में आने वाला कोई भी चेंज कंजम्पशन को चेंज नहीं करेगा. इसका मतलब है कि हमारी पूरी इकोनॉमिक थ्योरी यहाँ पे चेंज हो गई है. इसका मतलब ये है कि हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंजम्पशन का, जो कि है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या इनकम, तो उसको हम बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड एरर टेस्ट ये कंक्लूड कर रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल नहीं है और उसमें आने वाला कोई भी चेंज कंजम्पशन को अफेक्ट नहीं करेगा. In other words, acceptance of H naught implies that the relationship between y and x is in fact y is equals to beta naught plus
0x का मतलब यहाँ पर यह है कि वी आर कंक्लूडिंग द स्लोप फैक्टर इज 0, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0। तो इसका मतलब यह है कि हमारा कंजम्पशन लेवल सिर्फ स्टैंड करेगा हमारी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन पे, जिसका इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। और यहाँ पे उसको हम कह रहे हैं that y is equals to beta naught plus 0x is equals to just beta naught, that there is no relationship between x and y। अब स्टैंडर्ड एरर टेस्ट की हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी आती है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में अगर हम देखते हैं तो वी हैव टू सेट दैट बीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑन द वाई एक्सिस और बीटा वन मेजर्स द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। अब हमने यहाँ पे दोनों को अलग-अलग से ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना है द स्टैंडर्ड एरर टेस्ट को, कि अगर हमने ये देखना है कि बीटा वन हमारे पास स्लोप फैक्टर है जबकि बीटा नॉट हमारे पास इंटरसेप्ट फैक्टर है, तो हम सबसे पहले ये कहेंगे when concluding the above test यानी कि standard error test, if we found that standard error of beta naught is greater than the half of the numerical value of the beta naught, then we accept the null hypothesis, then the regression line will be passes through the origin axis। इसका मतलब है कि उसका पॉजिटिव एक्सिस नहीं होगा और इंटरसेप्ट नहीं होगा, वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होगी। कंटिन्यू विद द एग्जांपल ऑफ केन्सियंस कंजम्पशन फंक्शन। अगर हम यहाँ कंक्लूड करते हैं कि हमारा इंटरसेप्ट फैक्टर नॉट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारा इनकम लेवल 0 होगा तो हमारा कंजम्पशन लेवल भी 0 ही हो जाएगा। उसका अगर विदाउट जनरेटिंग एनी इनकम हमें किसी किस्म की कोई कंजम्पशन की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, अगर हम स्लोप फैक्टर को कंक्लूड करते हैं कि वो that is not different from 0, so similarly if the test we have conducted for the beta 1, that is the slope factor here, that we should accept that the null hypothesis that beta 1 is equals to 0। इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि there is no relationship between x and y, and in fact we can say that y is equals to beta naught। The slope of the regression line would be equal to the 0, and that is the regression line that would be in this case would be parallel to the x-axis, यानी कि continuous एक बिल्कुल straight line बन जाएगी parallel to the x-axis, या उसको हम कहेंगे horizontal line बन जाएगी। To facilitate the comparison of the standard error test of the estimate to their numerical value, it is convenient to print that standard error in the parentheses under the parameter estimates to which they refers। Normally हम जब भी standard error किसी भी सॉफ्टवेयर से, इवन इधर एक्सेल से हम रिग्रेशन एनालिसिस की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, ईव्यूज से फाइंड आउट करते हैं, माइक्रोफिट से फाइंड आउट करते हैं, तो हमें कोएफिशिएंट वैल्यू के साथ ही उसकी स्टैंडर्ड एरर वैल्यू को दे दिया जाता है। समटाइम्स पैरेंथेसिस में दिया जाता है, समटाइम्स इन द कॉलम फॉर्म दिया जाता है। तो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट चेकिंग पॉइंट ऑफ दिस सिग्निफिकेंस स्टेप। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखते हैं, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द सप्लाई फंक्शन एस्टिमेट्स इन द लास्ट चैप्टर, दैट इज स्टैंडर्ड एरर of the beta 1 is approximately equals to 0.9, or standard error of beta naught is approximately 8.3। और हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस के रिजल्ट्स को इन सच अ वे दैट एस्टिमेटेड y is equals to 33.75 plus 3.25 xi। These results are on the slide number 6। अब हमने बीटा नॉट की वैल्यू एस्टिमेटेड है हमारे पास 33.75, उसके नीचे पैरेंथेसिस में उसका स्टैंडर्ड एरर हम राइट डाउन करेंगे। इसी तरह से बीटा वन की एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है 3.25 और उसी के नीचे हम उसकी स्टैंडर्ड एरर वैल्यू को राइट डाउन करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपली कंपेयर करेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बीटा नॉट इज 33.75 और उसका स्टैंडर्ड एरर आ रहा है 8.3। इन शॉर्ट, इन सिंपल, अगर हम इसको सिंपल करना चाहें, स्टैंडर्ड एरर को डबल कर लें, ट्वाइस कर लें। इसको अगर हम डबल करेंगे तो इट कम 16.6। 16.6 is less than the 33.75।
इसका मतलब है कि हमारा इंटरसेप्ट फैक्टर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। सिमिलरली अगर हम बीटा 1 के स्टैंडर्ड एरर को डबल कर लेते हैं, 0.9 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, वी गेट दैट 1.8. 1.8 is less than the 3.25. So we can conclude here that beta naught estimate and beta 1 estimate are statistically different from 0 at the 5% level of significance, or 5% level of significance पे it will follow a two-tailed test of significance, क्योंकि हमारा equal or not equal का केस है in the null and alternative hypothesis. So we can state that statistical significance of the estimates in three equivalent ways. Number one, the estimates are statistically different from 0, or we can say that the estimates are statistically significant, or we simply say that we reject the null hypothesis that true population parameter is equals to 0. That's all for the first lecture of this topic, hypothesis testing. Allah Hafiz.